हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 12th फिजिक्स का ये चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो देखने को मिलेगा, ये देखने को आपको मिलेगा 3 मार्क्स का सेक्शन सी के अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को छोड़कर +2 का फुल कोर्स, पूरा का पूरा 60 मार्क्स का जो कोर्स है वो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। तो आपने हमारी प्लेलिस्ट 12th फिजिक्स को विजिट करना नहीं भूलना। कोई भी जो न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आता है तो उनके हमेशा यही कमेंट रहते हैं कि सर ये वाली वीडियो डाल दो, ये वाली चीज चैप्टर की वीडियो डाल दो। तो आपने क्या करना है, जब भी किसी एजुकेशनल चैनल पर विजिट करे तो आपने हमेशा, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि आपने प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना है। प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपने जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ना है उस पर क्लिक करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको सारी वीडियो उसमें देखने को मिलेगी। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है इसमें कुल कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये मानकर चलिए आप 7-8 क्वेश्चन है और उनमें से ही एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो 100% गारंटी उसकी। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक सा क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करो, उसका एक्सप्रेशन लिखिए एंड एक्सप्लेन 3 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में जोड़े गए। सीक्वेंस में इसलिए जोड़े गए क्योंकि सीक्वेंस में जोड़ने के बाद आपको वो इजीली समझ आएंगे। ऐसा नहीं कि चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग पहले डाल दें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस में, कि अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझ आएगा तब आपको सेल्फ इंडक्शन समझ आएगी, सेल्फ इंडक्शन समझ आएगी तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ आएगी, ठीक है ना। इस तरह से सीक्वेंस में। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्शन, सबसे फेवरेट टॉपिक। तो सेल्फ इंडक्शन है, उसका कोएफिशिएंट डिफाइन करना है, एक्सप्रेशन करना है, उसके लिए एसआई यूनिट करनी है, डायमेंशन फार्मूला बता सकते हो। फिर उसके बाद देखिए, एक्सप्रेशन फॉर सोलेनॉइड के लिए, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड। फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और कैरिंग करंट इज गिवन बाय हाफ Li²। ये मैग्नेटिक एनर्जी जो कि किसमें, एक सोलेनॉइड में स्टोर होती है। तो सेल्फ इंडक्शन के बन गए 3 क्वेश्चन। और उसके बाद सेल्फ इंडक्शन के बाद आता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, उसकी यूनिट लिखनी है। फिर है जी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड। जैसे इसमें एक सोलेनॉइड था, इसमें 2 सोलेनॉइड। और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं। तो इसमें देखिए 7th नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड राइट 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेंस लॉ, ये वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी इनमें से एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या लिखा है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर का डायग्राम बनाना है, फिर उसका प्रिंसिपल डिस्कस करना है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसी जनरेटर, फिर उसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन। जितने भी हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो, आईसीएसई का दे रहे हो, चाहे आप एचई बोर्ड का दे रहे हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा सेम रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। डेरिवेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, चेंज होता है न्यूमेरिकल सेक्शन चेंज हो जाता है, बाकी जो डेरिवेशन वगैरह वो सेम रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन मैग्नेटिक फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशंस है, एक्सप्लेन करना है एंड आल्सो राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हो। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस, ठीक है। ये सिंपल सी ऐसी बात है कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ कि किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकते। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके घर में एक दरवाजा है, तो दरवाजे से कितने आदमी क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो कितने आदमी उस दरवाजे से क्रॉस कर रहे हैं, तो वो एक तरह का ह्यूमन फ्लक्स, कि भाई कितने आदमी क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी क्रॉस सेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करे तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पर आपने क्लियरली समझना है इसको कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखिए, दूसरा, इसको एक और भी मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द
प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस एंड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है। अब देखिए, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसमें एक एलिमेंट मैंने ले लिया, क्या ले लिया, ds ले लिया, छोटा सा एलिमेंट, और ds के बाद इस ये नॉर्मल, इसके ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा इसके लिए, ये वाला होगा इसका नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि एरिया क्या कंसीडर, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। फिजिक्स में समटाइम्स हम लोगों को जो एरिया है उसको क्या कंसीडर करना पड़ता है, वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करना पड़ता है। उस वजह से देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी इधर को, लेकिन कौन सा कंपोनेंट लेना है, यहां पे लिखा है कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे सरफेस का नॉर्मल था ये, और मैग्नेटिक फील्ड, इसको अगर आप तोड़ दोगे तो देखो ये बन गया v, और ये v cos थीटा, और अगर मैं इस कंपोनेंट को ऐसे बना दूं यहां पर, तो ये हो गया v sin थीटा। कौन सा कंपोनेंट इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं, कौन सा कंपोनेंट लेना है इसका, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ये कंपोनेंट आया, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आया v cos थीटा। अब अगर इसका लिखना है फ्लक्स, तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये आएगा b cos थीटा, b cos थीटा, और उसके बाद देखिए एरिया वेक्टर में क्या है, ds। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। फिर और वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं v डॉट ds n कैप, ये वाला कंपोनेंट हमने लिया तो इसको डॉट प्रोडक्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। टोटल जो फ्लक्स अगर लिखना है तो टोटल फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं b डॉट a, इसको लिखा जा सकता है। फिर देखिए, और ये जो फ्लक्स बना va cos थीटा, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। फिर ये बोले कि SI यूनिट क्या होती है इसकी, SI यूनिट इसकी होती है जी, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको बोलते हैं वेबर। SI यूनिट क्या होती है इसकी, वेबर होती है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, यहां पर लिखा है कि डायमेंशन फॉर्मूला को भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, फाई है ना, सबसे पहले तो v निकालना पड़ेगा, F इज इक्वल टू हमें पता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है, cos थीटा का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला तो डायमेंशनलेस होता है। फिर ये cos थीटा हो चाहे आपके पास साइन थीटा हो, ये सारी चीजें क्या होती है, ये होती है डायमेंशनलेस, ये होती है डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस होने के बाद b की वैल्यू देखिए क्या आएगी, f अपॉन क्यू बी, f होता है एम एल टी माइनस टू, q होता है at, चार्ज का होता है at, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन, और यहां से देखिए क्या मिलेगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, t से t ये कट गया, ये बना जी m t माइनस टू a माइनस वन, ये बन गई b की वैल्यू। फिर फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर देखिए, अब क्या इसमें डाल देते हैं इसकी वैल्यू को, va cos थीटा फ्लक्स को, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करके देखिए क्या आएगा, वैल्यू पुट करके v की वैल्यू तो आ गई थी m t माइनस टू a माइनस वन, और एरिया, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, तो ये होगा l का स्क्वायर, और cos थीटा इसका कुछ नहीं होता, इसको आप 1 लिख सकते हो। और यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बना ml2t माइनस टू a माइनस वन, तो ये बन गया जी मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या बना, ये बना डायमेंशन फॉर्मूला। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देखें, 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझ आना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ही आपको आगे लेकर जाएगा इस चैप्टर में। ईएमआई को समझना थोड़ा सा अलग रहता है, अगर आप ईएमआई की जो बेसिक टर्म उसको नहीं समझोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। तो नेक्स्ट देखिए, ds यहाँ पे है, डायरेक्शन ऑफ ds इज अलोंग द नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस एंड n इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या करता है, नॉर्मल वेक्टर किसी सरफेस के डायरेक्शन को शो करता है। ओके जी, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहां से आगे चैप्टर शुरू हो रहा है। तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन, राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ in the self coil due to change in current and hence change in magnetic flux। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी आया, लेकिन यहाँ पे जो ये ईएमएफ आ रहा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। ये सोच के चलो कि ये टर्म
अगर आपको समझ आ गई तो आपका सारा काम, ठीक है ना, आपका 90% काम आसान हो गया। ईएमएफ होता क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो अब इसके नाम से देखो, इसके नाम से क्या लग रहा पता कि इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से आपको लग रहा होगा कि ये एक तरह की फोर्स है। ये एक तरह की फोर्स नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा होता है जैसे मान लो पहले पहले क्या होता कि जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ एक तरह की फोर्स है। बाद में ये पता लगा कि ये फोर्स नहीं होती, ये क्या होता है, ये ईएमएफ होता है एक तरह का पोटेंशियल, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं आप ईएमएफ, ठीक है। तो ये ईएमएफ आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तरह की बैटरी हुई है, बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। ये ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम है, ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका काम इसका कुछ और है, लेकिन इसका नाम जो पड़ गया था, ठीक है ना, पॉपुलर हो गया था, बहुत पहले पॉपुलर हो गया था, बाद में लगा पता कि नहीं ये तो ऐसा नहीं था, ठीक है ना। ये ऐसा है जैसे आपके पास होता ना किसी का नाम, जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो लेकिन उसका नाम मान लो उसका नाम पड़ गया पप्पू, तो उसी तरह से जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी का नाम बहुत इंटेलिजेंट आदमी लेकिन उसका नाम देखो, तो मीडिया वालों ने राहुल गांधी का नाम क्या रख दिया, पप्पू रख दिया। तो ये कि इंटेलिजेंट आदमी था लेकिन नाम क्या रख गया, पप्पू पड़ गया। उसी तरह से इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और लेकिन ये फोर्स नहीं होती, ये क्या होता है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, या एक तरह की आप इसको बोल सकते हो बैटरी है। बैटरी और जो कॉइल में क्या जनरेट करती है, जो कॉइल में करंट जनरेट करती है, कौन सा, इंड्यूस्ड करंट। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमने पढ़ लिया था, इसके बाद देखते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन इसकी है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट इन द कॉइल एंड हेंस डिलेज द करंट टू एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये बोल रहे कि ये क्या करता है, ये अपोज करता है किसको, ये अपोज करता है ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट इन द कॉइल, ठीक है जी। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना यहाँ पे, ये वाला, इसको भी सुनते, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल इनर्शिया पढ़ते हैं हम लोग +1 में, ठीक है ना, लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर इनर्शिया को पढ़ना हो तो वो कौन है, वो है सेल्फ इंडक्शन। अब यहां पर जितनी भी ये सारी बातें हो रही है, देखो इसको समझना पहले जरूरी, इसमें थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि उसके बाद आपका सारा काम आसान हो जाएगा। अगर आपको ये समझ आ गई जितनी भी टर्म मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपका चैप्टर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका 95% जो चैप्टर है वो खत्म हो, क्योंकि हर जगह आएगा ईएमएफ, हर जगह आएगा आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ग्रोथ, डिके, कॉइल, यही टर्म चलती रहेगी। तो सबसे पहले चैप्टर को समझने से पहले उनकी टर्म समझना बड़ा जरूरी है। तो देखिए, ये बात कर रहे हैं कॉइल के बारे में। ये होता कहाँ है पता, अगर मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास वायर, इस वायर में मेरे को पता है कि सीधे करंट भेज दिया, बात खत्म, इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, बनती कि नहीं। अगर इसमें करंट भेजे तो इसके चारों तरफ क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहां पर कौन से जानवर की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कॉइल की। तो ये वाला जानवर, ठीक है, दो टांगों वाला, इसके अंदर बनता है ये सेल्फ इंडक्शन, इसकी प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्शन। जब वायर सीधी थी तब उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी। यहां पर इसको क्या किया, ओनली बाइंड किया इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, ठीक है ना, इसको कॉइल बनाया, इस वायर का क्या बना दिया, कॉइल। तो कॉइल बनाने के बाद देखो क्या होगा कि अब कॉइल बनाने के बाद इसमें यहां पर अगर हम लोग बैटरी जोड़ देते हैं, करंट। अब सबसे पहले ये जान लो कि करंट कितने तरह का होता है। करंट होता है दो तरह का, एक होता है डीसी, ठीक है ना, मेनली दो तरह का होता है, बाकी ट्रांजिएंट करंट आता है, बहुत सारे करंट आते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है, एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। डीसी करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, एसी करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट जाता है सीधा। अब ये क्या करता है, इस वायर में चाहे एसी भेजो चाहे इस वायर में डीसी भेजो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसको दोनों पसंद है, दोनों करंट पसंद है, ठीक है ना, इसके लिए भी लाइक, इसके लिए भी लाइक का बटन। अब जब ये कॉइल बन जाती है, अब क्या होता है, जब ये कॉइल बन जाती है तो कॉइल के केस में क्या होता है, जब ये कॉइल बनी तो यहां पर मैंने की रखी है। अब आपने ये याद रखना कि इसको क्या है पसंद, ठीक है ना। जैसे आपने सुल्तान मूवी देखी थी, तो सुल्तान मूवी में देखो, सुल्तान मूवी में गाना था एक, क्या गाना था
कि बेबी को बेस पसंद है। लेकिन इसमें क्या है कि जो ये कॉइल है, इस कॉइल को क्या पसंद है, इतना ही आपने याद रखना है, इस कॉइल को पसंद है कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट, और उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा करंट, इसको बोलते हैं डीसी करंट। डीसी करंट इसको पसंद है। इसको एसी करंट पसंद नहीं है। एसी करंट क्यों नहीं पसंद, क्योंकि एसी करंट क्या होता है, एसी करंट होता रहता है चेंज। तो आपने ये याद रखना है कि इसको क्या है पसंद, इसको पसंद है कांस्टेंट करंट, और इसको क्या नहीं है पसंद है, इसको पसंद नहीं है एसी करंट चेंज, इसको पसंद नहीं है। अगर यहां से डीसी करंट सिंपल, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और उसके बाद थोड़ी देर बाद तक करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, और ये करंट आपस में चलता जाएगा और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, चुपचाप बैठा हुआ है। तो ये देखो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्या अपोज करेगा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्विच ऑन करूं ऑफ करूं, ऑन करूं ऑफ करूं, जैसे मैंने ऑन किया करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा 0 टू मैक्सिमम, ऑफ करूंगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम टू मिनिमम। लेकिन अगर ऐसे ही बंद करके रखा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही करंट इसमें चेंज करते तो होता क्या है इसको, इसमें देखो, इस जैसे ही इसमें करंट को चेंज कर दोगे तो ये क्या करता है, ये अपने पंख फैलाने शुरू करेगा ऐसे, ठीक है ना, ये बन जाएगा बटरफ्लाई, ये इस तरह का, ये क्या बन जाएगा, बटरफ्लाई बनेगा। बटरफ्लाई नहीं बन रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसकी क्या है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, इसमें अपने पंख बढ़ाता रहेगा, अपने पंख क्या करेगा, कम करता रहेगा, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज। तो यहां पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, ये अपने आप को बना देगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा और बैटरी बना देगा और एक नया करंट इंड्यूस करेगा, उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बनाना शुरू करेगा। और जब करंट बनाना शुरू करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर तो करंट इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, उस करंट को, उसको क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, डीके करेगा, ठीक है ना, उसको कम करेगा। लेकिन अगर करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, उसको ग्रो करने की कोशिश करेगा। इंड्यूस ईएमएफ ऐसा है कि इसका और करंट के साथ देखो क्या है, कौन सा रिश्ता है, करंट के साथ ऐसा रिश्ता है, जब करंट बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये उसको कम कर देगा, और जब करंट कम होगा तो उसको क्या कर देगा, ज्यादा करने की कोशिश करेगा। बस ये समझना आपने। और इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब जो ये इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है ना, अब आपको समझ आएगा ये क्या बोल रहा था मैं। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट। इसको सिर्फ और सिर्फ जब करंट चेंज होगा तभी इसके अंदर से प्रॉपर्टी आएगी। ये ऐसा है जैसे मान लो कि एक आदमी है, वो नॉर्मल चलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कितना फास्ट दौड़ सकता था, उसके अंदर कितनी पावर थी फास्ट दौड़ने की, ये कब पता लगेगा, जब आप उसके पीछे क्या छोड़ दोगे, एक कुत्ता छोड़ दोगे। जब आपने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया तो उसके बाद जो आदमी भागेगा उसको खुद नहीं पता कि वो इतनी फास्ट कैसे भागा। तो उसी तरह से इसकी कॉइल के अंदर जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ करने वाली जो प्रॉपर्टी है इसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रकट होता है, ये तब अपीयर होता है कब, जब करंट क्या हो जाए, चेंज। अब जब करंट है कांस्टेंट, जो इसको पसंद है, तब ये कुछ नहीं करता, तब ये अपने पंख नहीं फैलाता। अपने पंख फैलाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो आई होप कि जो टर्म है इंड्यूस ईएमएफ, ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 95% पूरी बुक इसी टर्म पे बेस्ड है, ईएमएफ, ठीक है ना। उम्र निकल जाती लेकिन इंड्यूस ईएमएफ बच्चों को समझ नहीं आता है, तो आपने कोशिश करनी इसको समझने की सबसे पहले। ओके जी, तो अब देखिए इसका एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इसके एक्सप्रेशन में आपने ये वाले जो पंख है ये नहीं बनाने हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ आपने कॉइल बनाई और उसमें आपने करंट भेज देना है। करंट आपने भेज दिया आई, और यहां से आपने ऐसा करके बस एक की और एक बैटरी जनरेट कर दे, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन लिखते तो देखिए, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग, let I be the current flowing through coil। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, let I be the current changes through the coil। और उसके बाद क्या होगा, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके पंख है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स फाउंड इन द कॉइल, फाउंड इन द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स फाउंड इन द कॉइल। कॉइल में क्या मिले, मैग्नेटिक फ्लक्स फाउंड हुआ। अब आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पर देखिए, ये आपने सबसे पहले तो ये आपने ये देखिए, तो यहां पर क्या होगा, जितने ज्यादा उसके पंख होंगे वो डिपेंड करेगा करंट कितना चेंज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और यहां से देखिए, ये
यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन थे, यहां पर यहां से पैदा होगा कौन, यहां पे पैदा होगा एल। तो आप बोल सकते हो एल किसका बच्चा है, एल है किसका बच्चा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं किससे, फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का बच्चा वो क्या है, एल। तो सिमिलरली ये सारे के सारे जो, अगर मजेदार बात पता क्या, मजेदार बात ये है कि +2 फिजिक्स में आर सी एल, ये सारे सारे, आर किसका बच्चा है, आर है जी बी, डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्या होता था आई, और इज इक्वल टू आर आई। इसके मम्मी पापा का नाम क्या है, आर है बच्चा किसका, वोल्टेज और करंट का। ये यहां से पैदा हुआ है, कहां से पैदा हुआ, वोल्टेज और करंट से। और सी, सी कहां से हुआ पैदा, सी देखो आप पढ़ते थे चार्ज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो सी है बच्चा किसका, चार्ज और वोल्टेज इसके मम पापा है। फिर एल, एल सिमिलरली देखो, एल ये वाला, ठीक है ना, तो एल भी क्या है, एल आई, तो ये फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, आई, तो फाई इज इक्वल टू एल आई। तो इसके कौन है, ये किसका बच्चा है, ये फाई और आई का बच्चा। तो देखो ये आर सी एल, यही तीन है मेन, आर सी एल, यही तीन है पूरे के पूरे +2 फिजिक्स में, ठीक है ना। इनका काम क्या है, इनका काम है कोई वोल्टेज के चेंज को रोकता है, ये वोल्टेज के चेंज को रोकता है कौन, ये कैपेसिटर, वोल्टेज के चेंज इसको पसंद नहीं है, इसको करंट का चेंज पसंद नहीं है, ये बेचारा अच्छा बच्चा है, ठीक है ना, इसको दोनों पसंद है। इसको क्या पसंद है, इसको चाहे करंट का चेंज हो चाहे वोल्टेज का चेंज हो, दोनों चेंज इसको बिल्कुल पसंद है, इसको कोई दिक्कत नहीं किसी से। अब देखो हम बढ़ते आगे अपने एक्सप्रेशन की तरफ, तो इसको मिटा देते हैं कौन किसका बच्चा है। तो आपने ये याद रखना हमेशा कि नेक्स्ट देखिए इसके आगे क्या करते हैं कि फाई इज इक्वल टू एल आई। अब फाई इज इक्वल टू एल आई क्या होगा कि अगर मैं क्या लिखूं, इफ यहां पर I इज इक्वल टू मैं किसके को लिखूं, और यहां पर आप लिख सकते हो वेयर एल, एल है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो देखो अगर करंट को मैं यूनिट कर दूं तो फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल, तो ये हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल, ये होगा सेल्फ इंडक्शन के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, फैराडे का जो सेकंड लॉ है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, आप इसको भी लिख सकते हो। तो ये बनेगा जी ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई, फाई की जगह क्या आएगा, फाई की जगह आएगा एल आई अपॉन डी टी की जगह डी टी, और ये बनेगा जी माइनस एल डी आई ओवर क्या बनेगा डी टी। यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो ई इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये बनेगा जी माइनस ऑफ ई डी आई ओवर डी टी। तो यहां से भी आप एक्सप्रेशन बोल सकते हो कि अगर रेट ऑफ चेंज, अगर रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू 1 है करंट का, तो जो एल है ये बन जाएगा ई के इक्वल। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी एसआई यूनिट होती है, आप लिख सकते हो एसआई यूनिट इज हेनरी, एसआई यूनिट होती है इसकी हेनरी, एसआई यूनिट इसकी हेनरी होती है। और डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात आए तो देखो एल इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था, एल आया था, ये मैंने बोलता ये ईएमएफ है, ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, तो ईएमएफ है एक फोर्स नहीं है, ये क्या है, ये पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और करंट अपॉन टाइम, तो करंट का होता है ए और ये आ गया टी, तो ये बना जी वर्क इंटू टाइम और क्यू इंटू ए। वर्क हम पता है कि ml2t-2 t को आगे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज का होता है 1t और ये है a, तो ये बना जी देखो t से t कैंसल्ड आउट, ये बिल्कुल आसान है याद करना, ml2t-2 a-2, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि जो L की वैल्यू आएगी, L का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल आसान है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, इसको एक नंबर में भी आ सकता है, ये ml2t-2 a-2। तो ये था ऑल अबाउट किसके बारे में, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन समझ आ गया, उसके बाद सारी कहानी इसकी क्या है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड डेरिवेशन, यहां से आगे टाइम नहीं लगेगा, यहां से आगे काम थोड़ा सा फास्ट होगा और जल्दी जल्दी आपसे डेरिवेशन भी इजीली सॉल्व हो जाएगी। देखिए डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, व्हाट हैपन टू दिस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इफ इट इज बाउंड ऑन अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वो दो टांगों वाला जानवर लेना है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। तो दो टांग वाला जानवर देखिए, ये हमारा दो टांग वाला जानवर, अगर मैं इसमें क्या भेज दूं,
करंट भेज देता हूं, तो इस सोलेनोइड के अंदर, ठीक है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो हम लोग यहां पर देखो, सबसे पहले कंसीडर इसकी लेंथ। इसकी लेंथ हमने ली है जी, लेंथ है इसकी एल, इसकी लेंथ एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। फिर छोटा एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपने। और आई होता है करंट फ्लोइंग थ्रू दी सोलेनोइड, और एन है जी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सोलेनोइड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर ये है तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, n इज इक्वल टू एन इंटू एल, ये बन गया। और कुछ जगह पे हम लोग इसका यूज भी करेंगे बाद में, तो ये बन गया n अपॉन एल। इसके बाद देखिए, जैसे इसमें करंट जाएगा तो क्या होगा कि मैग्नेटिक, इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के इनसाइड कितनी होती है, वो होती है V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के इक्वल। फिर जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे क्रिएट होगा। तो आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, लिंक्ड विद ईच टर्न। अभी सिर्फ एक टर्न, ठीक है ना, हर एक टर्न के साथ, ईच टर्न के साथ मैं इसको लिख रहा हूं, लेट फाई वन इज इक्वल टू किसके इक्वल, फाई वन मैं लिख रहा हूं, तो ये बनेगा जी बी इंटू ए। तो ये होगा फाई वन इज इक्वल टू बी की जगह आएगा म्यू नॉट एन आई इंटू ए। फिर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the solenoid, linked with the solenoid, total magnetic flux linked with the solenoid। तो total magnetic flux होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न से, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसको, ईच टर्म वाले को, तो ये बनेगा जी फाई वन इज इक्वल टू एन की जगह देखो, एन की जगह क्या लिख सकते हैं, एन की जगह लिख सकते हैं छोटा एन इंटू एल, और उस जगह आएगा म्यू नॉट एन आई ए, ये बन गया जी इस तरह से। और फिर देखिए इसके बाद ये बन गया फाई इज इक्वल टू बना म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए एल, और ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। फिर हमें पता है, क्या पता है हमें, एज वी नो दैट हमें पता है जी कि जो फाई है, ठीक है ना, एल के साथ रिश्ता है, क्योंकि फाई एल किसका बच्चा है, एल है फाई और आई का बच्चा। तो अब ये बन गई इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2, तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा, ये मिलेगा जी एल आई इज इक्वल टू, ये बना म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए एल के इक्वल। फिर यहां से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से आई कैंसल्ड आउट। फिर एल बना जी म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए एल के इक्वल। और अगर इसको नंबर ऑफ टर्म्स की फॉर्म में लिखना है तो यहां पर देखिए म्यू नॉट ये बना एन स्क्वेयर अपॉन एल का स्क्वेयर आई ए एल। इससे जब ये कट जाएगा तो एक एल से एक एल कट जाएगा, तो लास्ट जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा, फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन का स्क्वेयर, और ये बना आई ए अपॉन एल के इक्वल। लेकिन ये क्या पूछा है इसके बाद ये बोल रहा है कि अगर सेकंड केस देखो, ये तो हो गया एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन तो हमारा हो गया डन, ठीक है। इसके बाद पूछा व्हाट हैपेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इफ इट इज बाउंड ऑन अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो क्या होगा इस केस में, अगर इसको बाउंड करेंगे, जैसे ये ऐसा है कि लाइक ये वाली चीज है, और इसमें अगर आप क्या कर देते हो, बाउंड कर देते हो ये वाली चीज, तो क्या होगा, तो ये फॉर्मूला सिर्फ म्यू नॉट में रहता है, ये बनेगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वेयर आई ए अपॉन एल। तो आप ये बोल सकते हो कि इस केस में जो एल डैश है, एल डैश म्यू नॉट आर टाइम्स ऑफ एल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी रॉड के ऊपर, चाहे आयरन रॉड हो, कोई भी ऐसी मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए जिसके ऊपर अगर आप बाउंड करोगे रॉड को, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाने से इसका क्या बढ़ जाता है, सेल्फ इंडक्शन भी इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
तो ये था थर्ड क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है कि शो दैट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कैरिंग करंट आई इज गिवन बाय हाफ एल आई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो देखो ये बना लेते हैं। सबसे पहले दो टांग वाला जानवर हमारे कॉइल। तो ये कॉइल, कॉइल में यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं मैं और यहाँ पर एक की, और इस कॉइल में पूरा पूरा देखो ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो जो ईएमएफ इस कॉइल का है, ईएमएफ है कॉइल और वोल्टेज इसके अक्रॉस बीएल, इसके अक्रॉस क्या लिखेंगे, वोल्टेज बीएल। ईएमएफ होगा माइनस एल डी आई ओवर डी टी, ये हमने पढ़ा हुआ अभी पहले। तो एनर्जी बताना है क्योंकि कॉइल स्टोर करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर क्या करता है, इसको इंडक्टर भी बोलते हैं, ये याद रखना, हमने इंडक्टर बोलते हैं इसको। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी एज शोन इन द फिगर। फिर व्हेन द करंट आई फ्लोज थ्रू द इंडक्टर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो हमने लिख लिया इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन नेगेटिव साइन शोज दैट ई अपोजेस द चेंज ऑफ करंट, ये हमने पढ़ लिया। टू ड्राइव द करंट थ्रू द इंडक्टर अगेंस्ट द इंडक्टर ईएमएफ एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाइड होगी वो वर्क डन करेगी। तो देखो जो एक्सटर्नल वोल्टेज होगी वो होगी माइनस ऑफ, उसकी अपोजिट होगी वो माइनस ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस। तो माइनस ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ होगी। तो देखो ये तो माइनस में था, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा। यहां पर मैं ये लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो वर्क डन, तो देखो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस एल इनटू चार्ज। तो वोल्टेज को डाल देते हैं ऊपर से, वोल्टेज कितनी है जी, वोल्टेज है हमारे ये ई के बराबर आई है, ये आएगा एल डी आई ओवर डी टी इंटू आगे क्या है डी क्यू। इसके बाद देखिए यहां पर क्या होगा कि जो एक्सप्रेशन हमारा बनेगा, एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा डी क्यू को पर ले जाते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डी आई, और ये बना डी क्यू ओवर डी टी, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये बना आई एल आई, और यहां पर क्या बना डी आई। फिर इसके बाद देखिए टोटल वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन लगा के। तो आपने लिख लेना है कि टोटल वर्क डन हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन में। एल आता है बाहर, डी के पीछे क्या है, डी आई रहेगा। कैसे लगता है पता कि कौन सी टर्म बाहर निकालनी कौन सी टर्म अंदर रहेगी, डी के पीछे है आई, मतलब ये इसके खानदान होती है, ठीक है। जो खानदान वाला था है वो आपने अंदर रखना है, और बाकी कोई भी टर्म होगी वो कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल देनी है। तो इसमें देखिए ये बनेगा जी 0 से लेके आई तक। तो W इसका इंटीग्रेशन, इसका तो W हो गया वर्क डन, और वर्क डन जगह L की जगह L ये बना आई स्क्वायर अपॉन 2, और 0 से लेके आई तक अगर आप लिमिट डाल दोगे तो W इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ एल आई स्क्वायर। और जो वर्क डन है वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो और लास्ट आप लिख सकते हो हाफ एल आई का स्क्वायर। तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है किसके लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है ना, या एनर्जी स्टोर्ड इन एन इन अ कॉइल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट आर इट्स यूनिट, ठीक है ना, और इसकी यूनिट बतानी है। तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है दो के बीच में, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो आपने ये ध्यान देना है, ये बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है जी। तो सबसे पहले बना लेते हैं इसका डायग्राम। तो डायग्राम में देखिए, डायग्राम में मैं एक बना रहा हूं प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, और ये की प्राइमरी, ये है प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल, और इसके साथ में बना लेते हैं सेकेंडरी कॉइल। यहां पर बना लेते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। सेकेंडरी कॉइल में क्या लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर। तो ये है हमारी सेकेंडरी कॉइल, और ये है गैल्वेनोमीटर, और ये प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में देखिए, प्राइमरी कॉइल में जो करंट जाएगा आईपी, प्राइमरी करंट। यहां पर देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि
जो फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल में, जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करेगा किस पे? प्राइमरी कॉइल के करंट पे। यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएगा, यहां पर पैदा कौन होगा? जैसे एल हुआ था ना पैदा, लेकिन यहाँ पे एल नहीं हुआ, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन है, उसको डिनोट करते किससे? एम से। तो यहाँ पर एम पैदा होगा, तो आप लिख सकते हो वेयर एम क्या है? एम है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, where m is the mutual induction, coefficient of mutual induction। फिर क्या होगा जी, इसमें आप लिख सकते हो अगर प्राइमरी कॉइल में यूनिट करंट आपने भेज दिया तो क्या होगा? फाई एस इज इक्वल टू किसके इक्वल? एम के इक्वल। और सिमिलरली इसमें क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस अपॉन क्या होगा? डी टी के इक्वल। तो यहां से भी देखिए ये बन जाएगा डी अपॉन डी टी, ये आएगा एम इंटू आई पी के इक्वल। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी, करंट का चेंज। तो एम हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस, और ये बनेगा डी आई पी अपॉन क्या आ जाएगा? डी टी के इक्वल। और ये भी अगर m इज इक्वल टू माइनस ई के इक्वल होगा कब? जब रेट ऑफ चेंज इन प्राइमरी करंट किसके इक्वल? 1 के इक्वल हो जाए। फिर इसमें बोला है कि ये तो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन आप यहां तक भी लिख सकते हो, यहां तक कर लेना, ये और ज्यादा बेटर है, ठीक है ना? ई क्या यहाँ पे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर पूछा है कि व्हाट आर इट्स यूनिट, तो इसकी यूनिट भी सेम होती है, डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है, तो आप लिख सकते हो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। इसकी यूनिट भी क्या होगी? इसकी यूनिट भी हेनरी होगी, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। और डायमेंशन फॉर्मूला अगर पूछा तो आपने क्या लिखना है? डायमेंशन फॉर्मूले में आप लिखना है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। तो ये बिल्कुल इजी सी डेरिवेशन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। तो नेक्स्ट डेरिवेशन देखिए, ये है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड बट हैविंग डिफरेंट रेडियाई एंड डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में देखिए, सबसे पहले इसमें एक सोलेनोइड ये हमारे, इस सोलेनोइड के ऊपर सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी के ऊपर सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इनकी छोटी बड़ी है, ठीक है ना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सेम, लेंथ भी इसकी सेम, हर एक चीज इसमें सेम है। तो ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है, तो ये इसकी लेंथ है जी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो इसका करंट है आप बोल सकते हो कि ये इसमें जा रहा करंट, किसमें? ब्लू कलर वाले में। प्राइमरी कॉइल में हम लोग करंट भेज रहे हैं, करंट हम लोग ने क्या भेजा है? I1। तो ये I1 करंट है, ये इसके अंदर है, इसके बाहर कौन सी है? इसके बाहर है ये सेकेंडरी कॉइल। तो इसके बाहर बताना हमने म्यूचुअल इंडक्शन कितना पैदा होगा। तो देखिए बाकी तो लाइन वही है, लेट एल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड बी एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच सोलेनोइड क्या ले लिया? ए लिया। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी सोलेनोइड, प्राइमरी सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या होगा? V1 होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट N1 जो पहले किया था ना हमने सेल्फ इंडक्शन, बस यहाँ पे क्या होगा? N1 उसके नंबर ऑफ लूप्स डिफरेंट है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, करंट उसमें जाएगा। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस 1 टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी, एक टर्न सेकेंडरी के लिए। अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल है ना, सेकेंडरी कॉइल तो बाहर है, किसके? प्राइमरी कॉइल के बाहर। तो देखिए अब क्या होगा उसमें, तो ये आएगा जी उसका मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या होता है? पहले वाले का दूसरे वाले की वजह से, ठीक है, सॉरी, दूसरे वाले पे पहले वाले की वजह से जो फ्लक्स है। फिर इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये कर दिया, और ये बड़ा वाला टर्न, छोटा टर्न, और बड़े वाले टर्म में जो फर्क था कि छोटा n इज इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन एल के इक्वल होता है। तो ये डिवाइड में l है, ये I1 है, ये है l, ये l है आपका। फिर देखिए इसके बाद क्या होगा, ये I नहीं है, ठीक है ना, ये L है, लेंथ है, लेंथ, ये लेंथ है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स n टर्म्स, टोटल टर्म्स के लिए होगा, ये फॉर्मूला आएगा N1 N2, क्योंकि N2 टर्म्स दूसरे वाले के टर्म्स है। फिर यहां पर देखिए जो म्यूचुअल इंडक्शन होगी, पहले वाले की
दूसरे वाले की म्यूचुअल इंडक्शन किसकी वजह से, पहले वाले की वजह से, तो ये क्या आ गया I1। करंट कौन सा रहेगा, करंट रहेगा I1। नेक्स्ट इसमें देखो M21 ये L है, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ ये L है, और उसके बाद जब इसको छोटे उसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो ये वाला जो I है, I आपसे कैंसिल हो जाता, करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये भी L है, लेंथ है ये वाली जो टर्म है ये I नहीं है, ये क्या है L। जहां भी आपको ऐसा I लगे वहां पे क्या करना है, L करना है आपने। I1 होगा लिखा हुआ, करंट हमेशा इसमें लिखा होगा I1 और I2 फॉर्म में, बाकी जो कुछ भी आपको दिखेगा वो आपका क्या होगा, L होगा। अब देखिए इसके बाद जो म्यूचुअल इंडक्शन है, तो म्यूचुअल इंडक्शन ये थी पहले वाले के बस से दूसरे में, क्योंकि आपस में भी क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्शन क्रिएट होगी, ठीक है ना। पहले वाले के दूसरे बस की बस से, दूसरे वाले पे पहले वाले पे दूसरे की बस से, और दूसरे वाले पे पहले वाले की बस से, लेकिन उनका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। और अगेन यहाँ पर ये क्या है, एल। तो आप लिख सकते हो इसका एक्सप्रेशन लास्ट में देखिए, जिस भी सोलेनॉइड का एरिया और क्रॉस सेक्शन सेम होंगे दोनों के, तो उनकी जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो आपने अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो जैसा आपको स्कूल में कराएं, लेकिन 3 मार्क्स के लिए सबसे आसान ये वाली ही डेरिवेशन है। क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन है, स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड राइट 3 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड एमईएमएफ। तो सबसे पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ये नहीं लिखना आपने एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में आपने फैराडे के 2 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो मैग्नेट है ये, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर इस मैग्नेट के आसपास, या मैग्नेट को लाओ कॉइल के पास, या तो कॉइल को ले जाओ मैग्नेट के पास, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अगर मैं नॉर्थ को ला रहा हूं इसके पास, तो ये क्या करेगा, यहां पर गैल्वेनोमीटर इंड्यूस ईएमएफ तैयार करेगा ये, और इसमें क्या होगा, ये शो करेगा डिफ्लेक्शन। नॉर्थ है इसके पास, तब भी इसने डिफ्लेक्शन शो की, लेकिन इस साइड क्या हो रहा है, साउथ। अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूं तो साउथ से दूर जाएगी, तब भी ये क्या करेगा, दोनों ये क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन को शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों डिफ्लेक्शन शो किया कि नहीं, इसको टच नहीं कराना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें क्या होगा, दूसरे वाले केस में आप देख सकते हो, इसमें भी देखिए, चाहे नॉर्थ को साउथ ले जाओ, साउथ को नॉर्थ से, लेकिन जब इसके पास ही नॉर्थ आया तो ये क्या बना देता है, नॉर्थ के लिए ये क्या बना देगा, नॉर्थ के लिए ये बना देता है, क्या बना देता है, ये नॉर्थ ही बनाएगा। ये लेंस लॉ बताएगा डायरेक्शन। फैराडे के लॉ ने डायरेक्शन नहीं बताई थी, डायरेक्शन बताई थी लेंस लॉ ने। वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। पहला लॉ क्या होगा, पहला लॉ होगा कि इंड्यूस ईएमएफ तब तक बनेगा व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। या तो मैग्नेट इसको इसके पास ले जाओ, या तो इसको इसके पास लेकर आओ, ठीक है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि दोनों रेस्ट पे हो, तब इसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। कब होगा, जब ये क्या हो, या तो कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाओ, या तो मैग्नेट को किसके पास, कॉइल के पास लेकर आओ। पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ ये कि हाउ फास्ट, कितनी स्पीड के साथ आप मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाते हो, उस पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि ईएमएफ कितना बढ़ेगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना फास्ट और कितना स्लो आप मैग्नेट या कॉइल को एक दूसरे के पास ले जाते हो। तो ये नहीं लिखना आपने एग्जाम में, आपने एग्जाम में बस ये लिखना है। देखिए आपने पहला लॉ क्या लिखना है, व्हेनेवर देयर इज, ये समझाने के लिए बताया था मैंने, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट an EMF induced and hence a current is induced in the circuit, however it lasts only so long as the magnetic flux is changed। ये बोल रहे कि EMF तो तभी होगा when there is a relative motion between them, और जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या आप डेफिनेशन लिख सकते हो कितनी देर तक रहेगा EMF इंड्यूस। ये बोल रहे कि जब तक उसमें चेंज हो रहा है, अगर वो रुक गया, ठीक है ना, मैग्नेट, तो उसके बाद उसमें इंड्यूस EMF खत्म हो। दूसरा लॉ बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बस यही है कि मैग्नीट्यूड फॉर्म हो रहा है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फ्लक्स का जो चेंज है, जिस टाइम में फ्लक्स क्या हुआ है, ये टी लिखना आपने, चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये इसने कभी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया था, तो आप इसको हटा सकते हो, इसलिए लिख सकते हो φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसके बाद जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा d ओवर dt। कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटा सकते हैं, तो ये बन जाएगा जी d ओवर dt। तो ये है फैराडे का सेकंड लॉ। ये ऐसा लॉ है जिसने पूरी दुनिया बदल दी थी। जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, सारे इसी लॉ पे बेस्ड है, ठीक है ना। अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन बाद में जब भी अलग से इसके ऊपर वीडियो बनेगी तो उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्यों इसने दुनिया बदल दी थी। नेक्स्ट देखिए,
थ्री मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ यहाँ पर पूछा था। तो ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के थ्री मेथड देखो, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तो फ्लक्स को चेंज करने के तीन तरीके हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करो, या तो ओरिएंटेशन को चेंज करो। पहला है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं चेंज कर दूं तब चेंज होगा ईएमएफ, फिर उसके बाद ईएमएफ मतलब प्रोड्यूस होगा। एरिया को चेंज कर दो, या ओरिएंटेशन का मतलब है एंगल को चेंज करो कॉइल को, कि कौन से एंगल पे रखनी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये था ऑल अबाउट किसके बारे में, फेराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में। तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, तो 3 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है। हो सकता है 3 मेथड ना आए, हो सकता है फर्स्ट लॉ पूछे और 3 मेथड आपसे पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंजेस लॉ बताता है डायरेक्शन को, ये बोलता है कि इंड्यूस जो ईएमएफ है वो किस तरफ को पैदा होगा, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the change that is produced it, ठीक है ना। ये बोलता है कि ये क्या करता है, अपोज करता है चेंज को। फिर ये क्या करता है, if the current is induced due to motion of the magnet, then induced current in the coil sets itself to stop the motion of the magnet, मैग्नेट को रोक देगा वो। इसी लाइन देखिए, if the current is induced due to change in current in primary coil, induced current is such that it tends to stop the change। तो इनमें से आपने पहली दो लाइन आपने लिख लेनी है, तो दो लाइन इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अब देखो कि ये इस तरह से, जैसे मान लो ये कॉइल है और मैग्नेट को ला रहे हैं आप इसके पास, ठीक है ना, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो ये कॉइल क्या कर देगी, ये कॉइल जैसे आप इसके पास क्या लाओगे मैग्नेट, तो इस नॉर्थ पोल को रोकने के लिए, क्योंकि मैग्नेट देखो अपोजिट पोल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, सेम पोल को क्या करती है, रिपेल करती है। तो जैसे ही नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा तो ये भी क्या बनाती है, ये वाला सिंबल आपने याद रखना, एन, एन इस तरह से बना, तो इसमें करंट फ्लो करेगा लाइक दिस ऊपर को, ये करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। और इसमें ये भी अपने आप में क्या बनेगी, एक मैग्नेट बनेगी, और जो ये मैग्नेट बनेगी ये इस तरह की मैग्नेट बनेगी, और ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, ये पर से आ रहा था इसको रोक देगा, बस ये इसकी खास बात है। और सिमिलरली अगर ये कॉइल है और अगर आप इसके पास ला रहे हो, क्या ला रहे हो, इसके पास आप ला रहे हो साउथ पोल, अगर आप इसके पास साउथ पोल ला रहे हो, ये नॉर्थ। अब क्या होगा, जब ये इसके पास, अगर आप इसको दूर ले जाते हो तो नॉर्थ पोल को, अगर सॉरी ये नॉर्थ पोल लिख लो और इसको लिख लीजिए साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अगर मैं इसके दूर ले जाएं, अब मैग्नेट का मोशन है, देखो नॉर्थ पोल को अगर हम लोग दूर ले जाएं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अब ये इसको दूर जाने देगा, पहले ये इसको पास आने नहीं दे रहा था, ठीक है, अब ये इसको दूर जाने देगा, दूर जाने देगा तो ये बनाएगा एस, एस का मतलब होता है इस तरह से, आपने ध्यान रखना है, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब इधर को आ रहा था करंट की डायरेक्शन अलग हुई, जब इधर को आया तो करंट की डायरेक्शन अलग हुई, और ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मैग्नेटिक, अब देखो साउथ बनाना है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, इसको साउथ बनाने के लिए ये वाले नॉर्थ एरो की तरफ नॉर्थ होता है, दूसरी तरफ क्या होता है साउथ। तो ये अपने आप में क्या बन गया, एक मैग्नेट, और मैग्नेट बनने के बाद ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे खास बात है कि इसको पास आने देगा, जब पास आए मतलब किसी के ज्यादा क्लोज नहीं जाने दे रहा, जब किसी के ज्यादा क्लोज चले गए तो यहाँ पर क्या होगी, रिपल्शन क्रिएट होगी। देखो जब ये नजदीक आया तो ये इसने इसको भगा दिया यहाँ से, और जब ये इससे दूर जा रहा था तो क्या हो गया, इसको बनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, कि आजा वापिस आजा, ठीक है। फिर देखो लेंजेस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्यों है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि लेंजेस जो लॉ है इसमें मैकेनिकल वर्क डन होता है, ठीक है ना, अगेंस्ट द मैग्नेट वर्क किया जाता है। तो वही लाइन यहां लिखिए, द इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज, जब वो अपोज कर रहा है चेंज को, जब ये इसके पास आ रहा था अपोज कर रहा था, इट इज द अपोजिशन अगेंस्ट विच परफॉर्म बाय मैकेनिकल वर्क, ये ध्यान रखना, ये क्या है, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क in causing the change in magnetic flux, therefore mechanical energy is converted into electrical energy। जो mechanical energy है वो convert, energy किसकी है, ये वाली थी mechanical energy, ये convert हुई किस में, ये convert हुई electrical energy में। आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहा हूं तो मेरे अंदर की जो एनर्जी है उससे क्या बना, उससे करंट बना। मैग्नेट की एनर्जी, क्योंकि मैग्नेट को मैं ही तो ले जा रहा हूं इसके पास, ठीक है ना,
तो ये है वो कहानी कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लेंस लॉ आप बोल सकते हो कि ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये है एसी जनरेटर। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है। 3 मार्क्स में चलो आएगा ही आएगा, ये 5 मार्क्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपने जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कर देना है। जनरेटर बना दिया। जनरेटर में देखो ये नॉर्थ और ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है कहां से कहां तक, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से किसकी तरफ, साउथ की तरफ। और जनरेटर होता क्या है, ये डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपने 9 10th में भी होता था, 10th क्लास में होता, सॉरी। फिर प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखो आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल है ABCD, ये इसके आर्मेचर कॉइल है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फिर इसमें 2 स्लिप रिंग है S1 S2, ठीक है ना। ये इसमें ब्रश B1 B2, ठीक है ना, ब्रशेज है। और स्लिप रिंग है R1 और R2। इसकी वजह से पोलैरिटी चेंज होती है, किसकी वजह से, स्लिप रिंग की वजह से पोलैरिटी चेंज होती है। फिर इसकी वर्किंग में देखिए, वर्किंग में क्या लिखना है कि when the armature coil ABCD is rotate, magnetic field provided by the strong field magnet, it cuts the magnetic field। मतलब जैसे ही इसको रोटेट करो, मान लो यहाँ पे आपने घुमाने वाली चीज रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से आप घुमा रहे हो, यहाँ पे आपने कोई घुमाने वाली चीज रखी है, अगर आप इसको आर्मेचर कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हो तो ये क्या करता है, कट करेगा किसी एंगल पे। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यही कहानी है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द coil changes due to rotation of the EMF। फिर आएगा the direction of induced EMF of the current in the coil is determined by Fleming right hand rule। तो Fleming right hand rule से हम लोग इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। Fleming right hand rule से लाइक ये कि देखिए Fleming right hand rule ये डिनोट करता है, 4 फिंगर किसको डिनोट करता है, 4 फिंगर करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को। और जो ये सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करती किसको, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करती डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से ऊपर को रोटेट करते हैं तो करंट की डायरेक्शन ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को नॉर्थ से साउथ, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है नॉर्थ टू साउथ। ये गया नॉर्थ टू साउथ, ये गया ऊपर की तरफ, और इसका मोशन भी होगा ऊपर की तरफ। अब इसका एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन क्या होगा, उसी बेस पे इसकी आउटपुट आएगी। तो एक्सप्रेशन में क्या होगा, हमें पता है कि ओमेगा किस के लिए होता है, थीटा अपॉन टी। तो थीटा किसके लिए होता है, थीटा होता है ओमेगा इंटू टी के इक्वल। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में ये होगा कि हमें पता है कि फ्लक्स, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, और इसकी जगह लिखा जा सकता है बी ए कॉस ओमेगा टी। फिर टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स नहीं आप ले सकते, इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, if n is the number of turns, if n is the number of turns तो ये बनेगा phi is equal to nba cos omega t। अब इसके बाद क्या होगा इसमें कि e की वैल्यू किसके कहलाती थी, आता था माइनस डी फाई ओवर डी टी के इक्वल। ये है फेराडेज सेकेंड लॉ, फेराडेज सेकेंड लॉ। तो फेराडे सेकेंड लॉ ये बोलता था, इसमें अगर हम लोग देखिए एक्सप्रेशन को डाल देते हैं तो ये आएगा डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन करके देखिए क्या क्या बाहर आएगा। ये आएगा बाहर E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, ये सारा सारा बाहर आ जाएगा, और ये बचा डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, और ये आएगा माइनस साइन ओमेगा टी। ये देखिए बनेगा क्या, ये इसके बाद बनेगा क्या, तो ये बनेगा E इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो गया प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इंड्यूस करंट बना E अपॉन आर के इक्वल। तो E अपॉन आर तो आप लिख सकते हो एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा आर। तो ये था इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये इंड्यूस्ड करंट के इक्वल। तो ये देखिए ये है आउटपुट के लिए। तो आप बोल सकते हो कि पहले तो ये कॉइल को कैसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कॉइल को हम लोग घुमाएंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें है
वेरिएशन ऑफ ई। तो ई आया था हमारा, क्या आया था, एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। तो इस पूरे का पूरा ये तो एम्पलीट्यूड है, इसको लिखा जा सकता है ई नॉट साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन इसका बन सकता है। इसमें देखिए पहला केस, ये बहुत सारे केस है, ठीक है ना, कि कॉइल को पहले देखो, पहले सी डी ऐसा था, फिर सी डी ऐसा गया, फिर सी डी फिर से घूम के इधर को आया, फिर सी डी फिर से वापिस आया, उसने एक रोटेशन अपना पूरा कंप्लीट किया। तो पहला जो केस है, फर्स्ट केस में देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जा रही इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को, ठीक है, और इसका जो वेक्टर है ये ऐसे है, लेकिन इसका जो वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर भी किधर को, इसी डायरेक्शन, क्योंकि फ्लक्स के साथ में क्या लगता है, एरिया वेक्टर। तो एंगल हम लोग बोल सकते हैं, एंगल क्या है इसमें, 0 डिग्री। बेशक ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इस केस में E इज इक्वल टू ई नॉट, ये बन गया साइन 0, तो ये बन गया 0, इसलिए फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में ये जो कॉइल है ये फ्लैट हो गई। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड तो इधर को जा रही है, ये डॉटेड लाइन है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, और इसका वेक्टर होगा इस तरह से, जैसे मैंने पेन रखा ये, और इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, इनके बीच में एंगल बनेगा कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1, ये बना ई नॉट। इसलिए देखो ये क्या हो गया, मैक्सिमम। ये सेकंड केस में क्या हो गया, मैक्सिमम। थर्ड केस, फिर से थर्ड केस में ये आपने याद रखना, जब भी कॉइल क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, अब CD चला गया, पीछे BD आया ये, तो इसका ये भी क्या होगा, इसके साथ में तो इसके साथ में। तो तीसरा केस, थीटा इज इक्वल टू, अगेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तीसरे केस में हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल, पाई के इक्वल, अपोजिट लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इस इधर को लिख लो, क्योंकि इसका केस बन गया इधर को पाई, तो ये बन गया जी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन पाई, ये भी क्या होता है, 0 बन गया। तो यहां पर देखिए थर्ड केस फिर से क्या आ गया, 0। फोर्थ केस में सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू, जब रोटेट करेगा तो ये बनेगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 होता है 270 डिग्री, तो ये बनेगा ई नॉट साइन 270 डिग्री, ये होता माइनस का, तो आएगा माइनस का ई नॉट, तो इसलिए ये आएगा माइनस, मैक्सिमम होगा लेकिन माइनस का। फिर फिफ्थ पोजीशन वो फिर से सेम पहुंच गया, लेकिन इस बार जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में थीटा होगा 2 पाई के इक्वल, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में देखिए, तो 360 डिग्री की केस में क्या आएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई, तो ये बनेगा ई नॉट साइन 2 पाई होता है 0, तो ये पूरा का पूरा 0 लिखेंगे। तो ये बन गया जिसका तीसरा केस। तो आउटपुट इसकी होगी, तो देखो इसने एसी जनरेटर ने क्या किया है, जनरेटर को डायनेमो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, एसी डायनेमो, तो इसने अल्टरनेटिंग करंट तैयार की। तो ये रहेगी इसकी वर्किंग। तो आपने देखना है कि 5 मार्क्स में आखिर पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने आगे बढ़ना है। अगर 3 मार्क्स का पूछा है तो 3 मार्क्स में सिर्फ जनरेटर, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग डायग्राम इतना ही पूछेंगे। 5 मार्क्स के केस में आपसे पूछ सकते हैं उसकी आउटपुट क्या आएगी, और इसके पीछे जो हमने इसका एक्सप्रेशन किया था, एक्सप्रेशन भी आप यहां तक कर सकते हो, और ये भी लिख सकते हो आप E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला एक्सप्रेशन भी आप बना सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो ये 7 8 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये जितने भी क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि इनमें से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूले। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए